हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक है ये। इसकी 3 से 4 वीडियोस आएंगी एंड हम बड़े ही डिटेल में इसको करने की कोशिश करेंगे, इसके हर एक एस्पेक्ट को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल राइट्स, तो क्या होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स? बेसिकली राइट्स जो कि एक सिटीजन को दिए जाते हैं, जो कि नागरिक को दिए जाते हैं कि क्योंकि वो भारत का नागरिक है, क्योंकि वो भारत का सिटीजन है, तो उसी के बिहाफ पर उसको क्या दिए जाते हैं? कुछ राइट्स दिए जाते हैं जो कि वो इंजॉय करता है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कुछ प्रोविजंस हैं? ऑब्वियसली, तभी तो उसको फंडामेंटल बोला जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर आता है? फंडामेंटल राइट आता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 3रे भाग में आता है फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजंस। और कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। सो आर्टिकल 12 से लेकर 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर हम क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैम, मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या था कि ब्रिटिश का एक किंग था 1200s में। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस किंग का नाम था किंग जॉन्स। तो उन्होंने उस टाइम पे एक चार्टर दिया था, चार्टर ऑफ लिबर्टीज, यानी वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनके लिए एक चार्टर उन्होंने पेश किया था जिसमें उनके लिए फ्रीडम थी, उनके लिए कुछ राइट्स थे, कुछ उनके लिए लिबर्टीज थी। तो उसी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी मैग्ना कार्टा बोला जाता है, बिकॉज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिकली किसके राइट्स हैं? वो राइट्स हैं सिटीजन्स के राइट। किसके अगेंस्ट? आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट। कि कहीं जो सरकार है, कहीं जो स्टेट है, वो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को, उनके हकों को मार ना ले, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनके लिए संविधान में दिए गए हैं। कहाँ पर दिए गए हैं? पार्ट 3 में दिए गए हैं। कौन से आर्टिकल में? 12 से 35 तक। तो इसीलिए उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। जैसे कि उस समय किंग जॉन ने दिया था अपने सिटीजन्स को लिबर्टी का चार्टर, उसी तरह से यहाँ पर भी हम भारतीयों को, इंडियन सिटीजन्स को कुछ लिबर्टीज देते हैं, कुछ राइट्स दिए जाते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम क्या करते हैं? हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल बोलते हैं। तो इसको हम फंडामेंटल बेसिकली क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इनकी जो प्रोविजंस है वो कहाँ पर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, यानी डायरेक्टली इसको गारंटी किया जाता है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये जो राइट्स होते हैं ये गारंटीड होते हैं किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपको ये राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो राइट्स हमने यहाँ पर लिख दिए ये आपका हक है। अगर आपको ये राइट्स नहीं मिलते तो आप जाइए कोर्ट के पास, आप जाइए हाई कोर्ट के पास, आप जाइए सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, आपके राइट्स को कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता। आपको ये चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, एंश्योर करता है। तो क्यों करता है? बिकॉज ये फंडामेंटल है, बिकॉज ये आपकी नीड है। पहली बात। दूसरी बात, पहली बात गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दूसरी बात क्या होती है? दे आर द बेसिक राइट्स। ये तो बेसिक ज़रूरतें होती हैं हर इंसान की, हर सिटीजन्स की, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी,
आप एक देश में रह रहे हैं जहां पर सभी को इक्वालिटी है, जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए सभी आप बराबर हो, ये आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको देना मस्ट है। तो इसीलिए ये जो राइट्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं। दो कारण है इसके। पहले कारण कि ये सीधा आपका संविधान गारंटी करता है, इंश्योर करता है, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात, ये बेसिक राइट्स हैं जो कि एक सिटीजन के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। और इसी के साथ साथ इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये भी उसी तरह का चार्टर है, लिबर्टीज का चार्टर है हमारे सिटीजन्स के लिए। अब हमने फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता है कि जब हम अलग अलग चीज़ें हमारे संविधान में ऐड कर रहे थे तो उस समय हम बड़े ही देशों का संविधान पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज का हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टडी किया था। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है ये हमने लिया अमेरिका से। तो जैसे कि अमेरिका में बेसिकली इसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका में इसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स, और हम इंडिया में इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स भी इतने ज़्यादा इलेबोरेटेड नहीं है, बहुत ही उसमें मतलब इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। बट अगर फिर भी देखा जाए कि हमने ये जो प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं कुछ फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले कुछ तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब जो नौकरियां मिलेंगी, जो सरकारी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो वो किसको मिलेगी, वो तो सिटीजन को मिलेगी ना। वैसे तो नहीं है कि फॉरेनर यहाँ पर रह रहा है तो फॉरेनर को भी इक्वालिटी मिलेगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो अब कुछ राइट्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, बाकी राइट्स ऐसे होते हैं जो सिटीजन्स के लिए भी होते हैं, फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं, कोई कंपनीज कॉरपोरेशंस के लिए भी होते हैं। जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, सभी इक्वल हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिटीजन हो, आपने कोई गलती की आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, कोई फॉरेनर है उसने की उसको मिलेगी। सो कानून के सामने सभी बराबर हैं। सो वो जो राइट्स हैं वो सभी के लिए होते हैं। तो इसका मतलब जो सम राइट्स हैं वो किसके लिए होते हैं, सिटीजन्स के लिए होते हैं, वाइल जो बाकी के होते हैं वो सिटीजन्स के लिए भी होते हैं, सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं, देन किसी कंपनी के लिए भी होते हैं, कोई कॉरपोरेशन के लिए भी होते हैं, एक्सेट्रा। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए जाते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो बाकियों को भी मिलते हैं, ठीक है। पहला फीचर। दूसरा फीचर, दे आर जस्टिसिएबल, यानी ऐसा नहीं है कि आपके फंडामेंटल सिर्फ लिखने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं और आपको मिलने हैं तो वो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्टिसिएबल ना हो। इसका क्या मतलब है कि आपका जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर कोई वायलेट करता है तो सीधा केस हाई कोर्ट या सीधा केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आपके राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। कोर्ट्स इसमें पूरी इंटरफेरेंस करेंगे कि आपके राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। तो ये क्या होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं इन द कोर्ट्स। कोर्ट्स इसकी वायलेशन नहीं होने देता, ये जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये किसके अगेंस्ट होते हैं, अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट्स, यानी जो आपकी स्टेट है
वो सिटीजन्स के खिलाफ कोई भी गलत काम या कोई ऐसा एक्शन ना ले जो कि उनकी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, तो जो स्टेट होती है उसके एक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, स्टेट को सिर्फ उतना ही वैसे ही कानून बनाने हैं, वैसे ही स्टेप्स लेने हैं जो कि इन पार विद द फंडामेंटल राइट्स हो। उसके अलावा कोई और रूल्स और लॉज नहीं बना सकती स्टेट, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर देंगे। तो इसका मतलब ये किसके अगेंस्ट है, आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट है। स्टेट के साथ साथ प्राइवेट बॉडीज के भी अगेंस्ट है, यानी कि कोई प्राइवेट बॉडी भी ऐसा स्टेप नहीं उठा सकती जो कि किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। ठीक है, मान लीजिए किसी का प्राइवेट होटल है और वहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप तो क्योंकि आप SC हो, क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट के हो, तो आप यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। और कौन कर रहा है, कोई प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो केस है वो सीधा कहाँ पर जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट। स्टेट और प्राइवेट बॉडीज के एक्शंस को ये रेस्ट्रिक्ट करता है। कहाँ तक रखता है, सिर्फ वहीं तक रखता है जहां तक ये इन पार है विद द फंडामेंटल राइट। अगर आपने उसके अलावा कोई ऐसा काम किया जो कि किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये किसके अगेंस्ट होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है और प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट, अब क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, क्या उसमें कोई संशोधन हो सकता है? तो बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल भी कर सकती है और अमेंड भी कर सकती है। बट कैसे अमेंड करेगी, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तभी अमेंडमेंट होगी, वो तो ठीक है। बट it should not affect the basic structure, या it should not change the basic structure of कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर में, लिबर्टी देना, फ्रीडम देना, जस्टिस देना, इक्वालिटी देना। आप ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 14 बोलता है कि लॉ के सामने सभी बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कल को आप उसमें अमेंडमेंट कर दो और बोल दो कि IAS ऑफिसर्स हो गए या फिर कोई भी और हो गए, वो इससे बाहर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इक्वालिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। आपको हमने ये दिया हुआ है, आप उसमें दखल अंदाजी कर रहे हो। हमने आपको ये इजाज़त दी हुई है कि आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, फंडामेंटल राइट में चेंजेस कर सकते हो, ये आपको पावर दी गई है, नो डाउट। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें क्या करोगे, आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दोगे। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के सोल को ही चेंज कर दोगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप संशोधन कर सकते हैं, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है आप अमेंड करके कोई और ज़्यादा राइट्स देना चाहते हो अपने सिटीजन्स को, दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये एब्सोल्यूट होते हैं, परमानेंट होते हैं, कभी भी वो आप इन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती? तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका क्या मतलब होता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होते, यानी अगर आपके नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है देश में, तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो वो क्या हो जाएंगे, वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, यानी वो जस्टिसेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 आर्टिकल, चाहे देश में कुछ भी हो जाए, नेशनल इमरजेंसी आ जाए, वॉर लग जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल एग्रेशन, कोई भी रीजन हो, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कभी भी क्या होते हैं, कभी भी ये वायलेट नहीं किए जा सकते हैं, ये हमेशा ही जस्टिसेबल रहेंगे।
बट अगर आपके देश में एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो क्या होगा, आपके सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स उस समय नॉन जस्टिसिएबल हो जाएंगे। यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि अब वो जस्टिसिएबल नहीं रहे। बट हाँ, अगर 20 और 21 वायलेट हुआ फिर आप कहाँ पे जा सकते हो, फिर आप जा सकते हो कोर्ट में। ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिकल 19 होता है वो नॉन जस्टिसिएबल कब होता है? ओनली ड्यूरिंग वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। देखिए, हमारे देश में अगर नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो नेशनल इमरजेंसी दो कारणों की वजह से लग सकती है। पहली बात, अगर तो बाहर हमारा जो इंडिया है उसका बाहर किसी स्टेट के साथ या कंट्री के साथ वॉर चल रहा हो तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल एग्रेशन। दूसरी बात, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो, इंटरनल एग्रेशन। ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन। तो इसका मतलब अगर बाहर कोई कारण है, वॉर लगी हुई है, उसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, या फिर इंडिया में ही कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से इमरजेंसी लग सकती है, नेशनल इमरजेंसी। तो उस समय क्या होगा कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आपके सभी आर्टिकल्स सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? नॉन जस्टिसिएबल हो जाएंगे, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी नॉन जस्टिसिएबल नहीं रहते। ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 19 कब नॉन जस्टिसिएबल रहता है या फिर कब उसको हम नहीं मानते? जब आपकी इमरजेंसी वॉर की वजह से लगी हो, जब हमारा भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहा हो तो उस समय आर्टिकल 19 भी वायलेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी इमरजेंसी जो लगी है, नेशनल इमरजेंसी, सिर्फ इंटरनल रेबेलियन की वजह से भारत में ही कोई प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो उस समय पर क्या होगा? उस समय पर आपकी जो इमरजेंसी है, आपका 19 आर्टिकल वायलेट नहीं किया जा सकता। 19 आर्टिकल वायलेट तभी किया जा सकता है जब आपकी नेशनल इमरजेंसी बाहर एक्सटर्नल कारण की वजह से लगी है, अदरवाइज आर्टिकल 19 भी वायलेट नहीं हो सकता। और 20 और 21 तो कभी भी नहीं हो सकते, चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी है चाहे इंटरनल की वजह से है। यानी चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन है चाहे इंटरनल एग्रेशन है, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी वायलेट नहीं होंगे। आर्टिकल 19 वायलेट तभी होगा जब एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, इंटरनल इमरजेंसी की वजह से आर्टिकल 19 भी वायलेट नहीं होता। 19, 20, 21 के अलावा सभी आर्टिकल नॉन जस्टिसिएबल हो जाते हैं जब इमरजेंसी लग जाती है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, ऑटोमेटिकली सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं? नॉन जस्टिसिएबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं? दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं होते, परमानेंट नहीं होते, इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। और ये रेस्ट्रिक्शंस कब लगती हैं? ज़्यादातर जब इमरजेंसी लगी होती हैं तब इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगती है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, फीचर्स क्या होते हैं? कुछ राइट्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, कुछ राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स के अलावा भी दूसरों को मिलते हैं। दूसरी बात, ये राइट्स जो होते हैं जस्टिसिएबल होते हैं कोर्ट्स में, यानी ऐसा नहीं है कि ये कहने के लिए, लिखने के लिए लिख दिए। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो सीधा केस हाई कोर्ट या सीधा केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट, किसके अगेंस्ट होते हैं? स्टेट के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। प्राइवेट बॉडी के एक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि कहीं वो फंडामेंटल राइट या भारतीयों के या सिटीजन्स के या नागरिकों के जो राइट्स हैं उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए उनके एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। पार्लियामेंट क्या इसको चेंज कर सकती है, कर्टल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। संशोधन कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। देन क्या ये हमेशा एब्सोल्यूट रहते हैं? क्या ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगती है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी लगती है दो कारणों की वजह से, बाहर एक्सटर्नल कारण की वजह से,
अंदर इंटरनल कारण की वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी आपकी लगी है ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन या इंटरनल रीजन, सभी आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वायलेट हो जाएंगे एक्सेप्ट 2021। 20 और 21 वायलेट नहीं होंगे, बाकी सभी हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स। और दूसरी बात, अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी वॉर की वजह से लगी है तभी आपका 19 जो आर्टिकल है वो नॉन जस्टिसिएबल होगा, अदरवाइज आपका 19 आर्टिकल भी आपसे नहीं लिया जाएगा। 19 आर्टिकल 20 और 21 आप ही के पास रहेंगे। तो आई होप आपको यहां तक आ गया होगा समझ। नेक्स्ट देखिए, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके नेक्स्ट देखिए, अब हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आते हैं, है ना। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है बेसिकली। सो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 और 13 यहाँ पर आते हैं। देन नेक्स्ट आता है देयर आर टोटल, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। वो 7 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे? सबसे पहला था राइट टू इक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंडर हम 4 आर्टिकल्स करते हैं 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ये आता है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, कि हर एक सिटीजन को कैसा राइट दिया जाता है? फ्रीडम का, लिबर्टी का, यहाँ पर है इक्वालिटी का, बराबरता का राइट दिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी व्यक्ति की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होएगी, ठीक है। ये आता है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 एंड 24 2 आर्टिकल्स आते हैं इसमें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। टोटल इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं? 4 आर्टिकल्स आते हैं, 25, 26, 27 एंड 28। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये बेसिकली आता है माइनॉरिटीज के लिए। इसमें भी 2 आर्टिकल्स आते हैं 29 एंड 30। तो ये आता है माइनॉरिटीज के लिए, जो हमारे अलग अलग माइनॉरिटीज होती हैं उनको जो जो राइट्स देने होते हैं, जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को राइट दिए जाते हैं, वो कहाँ पर दिए जाते हैं? आर्टिकल 29 और 30 में दिए जाते हैं। इन सबको हम बड़े ही डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे 3 या 4 पार्ट्स आएंगे तो उन पार्ट्स में हम इनको बड़े ही डिटेल में अच्छे से करेंगे। अभी हम इसकी एक बार ब्रीफिंग कर रहे हैं कि हमें समझ आ जाए कि बेसिकली ये है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको ऐसे ही नहीं कर सकते, इसको हम एक एक एस्पेक्ट को बड़े ही डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से आते हैं आर्टिकल 29 से और आर्टिकल 30 में। नेक्स्ट आता है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी ये आता है आर्टिकल 31 में, और ये जो राइट था इसको रिपील कर दिया गया था। रिपील्ड का मतलब क्या हुआ था कि जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल, कब किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। तो क्या हुआ था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये आर्टिकल 31 में आता था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने किया था। कब किया था मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने ये? अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट थी इनकी? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी जनता पार्टी गवर्नमेंट, सबसे पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी। उन्होंने ये अमेंडमेंट किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उस समय उन्होंने क्या किया, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको फंडामेंटल राइट में से निकाल दिया गया था,
रिपील कर दिया गया था। और इसको कहां पर ऐड कर दिया गया था? इसको ऐड कर दिया गया था इन आर्टिकल 300A इन पार्ट 12, यानी संविधान में से इसको फंडामेंटल राइट्स में से निकालकर कहां पर रख दिया गया था? 300A में रख दिया गया था इन पार्ट 12। और इसको कैसा राइट बना दिया गया? इसको लीगल राइट बना दिया गया। यानी बेसिकली क्या किया, इसको पार्ट 3 में से निकालकर पार्ट 12 में रख दिया। ठीक है, इसको आर्टिकल 31 में से हटाकर इसको 300A में रख दिया। ठीक है, और इसको फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट बना दिया। ठीक है, किसने किया ऐसा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया। फंडामेंटल राइट का क्या मतलब होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप सीधा हाई कोर्ट या सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आप सिर्फ हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये चीज़ जब हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किया था, मैंने तब भी आपको करवाई थी कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ये चीज़ नहीं आती, हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ये चीज़ आती है कि अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आप सीधा कहाँ पर जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बट अब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंडर। तो इसका मतलब जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, ये पहले फंडामेंटल राइट था, फिर उसको लीगल राइट बना दिया। ठीक है, ये पहले पार्ट 3 में था, इसको पार्ट 12 में रख दिया। पहले आर्टिकल 31 में था, फिर इसको आर्टिकल 300A में रख दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल नहीं है, तो इसको हमने रिपील कर दिया। ठीक है, तो इसको रिपील करके अब हमारा जो नेक्स्ट राइट है वो कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये कहां पर आता है? आर्टिकल 32 में। अब ये क्या है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? कि अगर ऊपर वाले दिए गए सभी राइट्स में से कोई भी वायलेशन होती है, ऊपर दिए गए जितने भी राइट्स हैं, अगर बीइंग अ सिटीजन, मैं एक सिटीजन हूँ और मुझे ऊपर वाले सभी राइट्स संविधान ने दिए हैं, अगर इसमें से मेरा कोई भी राइट वायलेट होता है तो मैं अपना ये वाला राइट यूज़ करूँगी। और ये राइट मुझे क्या देता है? ये मेरा राइट है कि मैं आर्टिकल 32 को यूज़ करूं और सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि मेरा कोई राइट वायलेट हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमारा राइट है, इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी बोला था कि ये है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कि इसका मतलब ये है कि जो आपको राइट्स दिए गए हैं वो तो दिए ही गए हैं। अब मान लो अगर आपके पास इनमें से कोई भी राइट वायलेट हो जाए तो फिर आप क्या कर लोगे? अगर आपके पास ये ही राइट नहीं है कि अगर आपका राइट वायलेट हुआ तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ध्यान से, अगर आपको ये वाले सभी राइट्स मिल गए तो ठीक है, इट्स ओके, मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, एक्सप्लॉयटेशन है, सब कुछ है। बट व्हाट इफ अगर ये मेरे वायलेट हो जाएं, तो क्या मेरे पास ये राइट है कि अगर मेरे ऊपर वाले सभी राइट्स वायलेट होते हैं तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकूं अपना केस लेके कि मेरे तो हक मार लिए, मुझे तो ये राइट्स मिले ही नहीं? क्या मेरे पास ये वाला राइट है? अगर मेरे पास यही वाला राइट नहीं है तो इसका मतलब तो ये है कि जो ऊपर वाले मुझे राइट्स मिले हैं वो सभी व्यर्थ हैं। वो सभी तो तभी काम के हैं ना अगर ये मेरी वायलेशन होती है तो उसके अगेंस्ट मैं कोई स्टेप ले सकूं। तो वही चीज़ मुझे इंश्योर करता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बोलता है कि अगर ऊपर दिए गए राइट्स में से आपको कोई भी राइट वायलेट होता है या कोई भी राइट आपको नहीं मिलता तो आप सीधा क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के पास आएं और सुप्रीम कोर्ट आपके ये जो राइट्स है ये आपको दोबारा से वापस ला कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपको रेमेडी दी जाएगी अगर आपके ऊपर वाले राइट्स वायलेट होते हैं। तो इसका मतलब ये जो आर्टिकल है ये है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सिंपल देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कीजिए, आर्टिकल 32 को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए और बोलिए कि मेरा ये जो राइट है ये वायलेट हुआ है और मुझे क्या चाहिए, रेमेडी चाहिए इसके अगेंस्ट। तो वो जो रेमेडीज है वो आपको सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करेगा। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 32 के अंडर, क्योंकि ये है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधा सीधा आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 दिस इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो आर्टिकल आते हैं वो 34, 35, सॉरी 33, 34 एंड 35। नाउ ये आर्टिकल्स और आर्टिकल 12 और 13 इसके बीच में क्या लिखा है इसको देखते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 सभी फंडामेंटल राइट्स के हैं। 12 और 13 हम देखते हैं कि इसमें क्या है। देन 33, 34 और 35 देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देन राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सभी ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इनके बारे में हम बड़े ही डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट्स में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आर्टिकल 12 और 13 में क्या है और आर्टिकल 33, 34 और 35 में क्या है। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में करेंगे। बट इतना जान लीजिए कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय पर हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? ओरिजिनली हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। फिर राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को रिपील करके लीगल राइट बना दिया गया था। तो आज एट प्रेजेंट हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? एट प्रेजेंट हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और कौन कौन से? इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो एक बार आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ये सभी होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। ये जो 5 आर्टिकल्स हैं इसके बारे में अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 12 देखिए। सबसे पहले आर्टिकल 12 में तो हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है इन फंडामेंटल राइट्स। मतलब कहने का क्या है, इन पार्ट 3 कि आपने जो पार्ट 3 में बार बार स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया है वो स्टेट शब्द है क्या? बड़े ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सभी ने सुनना है। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। आप जो पार्ट 3 में बार बार स्टेट का इस्तेमाल कर रहे हो, वर्ड स्टेट का जो आप बार बार यूज कर रहे हो कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन के अगेंस्ट हैं, स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, तो वो स्टेट को आप कैसे डिफाइन करते हो? उस स्टेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो उस स्टेट में बेसिकली जो आता है वो क्या आता है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो एग्जीक्यूटिव होगा या भारत का जो लेजिस्लेचर होगा वो अगर कोई कानून बना रहा है, वो कोई ऐसा एक्शन ले रहा है जो कि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। दूसरी बात, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट। तो स्टेट की सरकार या फिर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा कानून बना रही है जो कि किसके अगेंस्ट हो? किसी के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। ऑल लोकल बॉडीज, ठीक है, कैसी? जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज हो गई, म्युनिसिपैलिटीज के साथ कोई पंचायत हो गई, देन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स,
एक्सेट्रा। उसके अलावा कोई भी स्टैचुटरी बॉडी और नॉन स्टैचुटरी बॉडी, एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, LIC एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सभी जो बॉडीज होती हैं ये होती हैं स्टेट। कहने का मतलब आर्टिकल 12 में बोला गया है कि जिस स्टेट शब्द का इस्तेमाल आपने बार बार किया है पार्ट 3 में, कि जो फंडामेंटल राइट है वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं स्टेट के एक्शन को, वो बचाते हैं सिटीजन को स्टेट की इंटरफेरेंस से या स्टेट के गलत कामों से। तो वो स्टेट बेसिकली है क्या? वो स्टेट है भारत की सरकार और भारत का संसद। अगर कोई ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं या कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसी नोटिफिकेशन दे रहे हैं जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट वायलेट हो। दूसरी बात, उसमें स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है या स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो जितनी भी लोकल बॉडीज हो गई, जितनी भी स्टैचुरी बॉडीज, नॉन स्टैचुरी बॉडीज हो गई, ये सभी चीज़ें किसमें के अंडर आती हैं? स्टेट के अंडर आती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोला है कि जो प्राइवेट बॉडीज होती हैं वो भी किसके अंडर आती हैं? आर्टिकल 12 के अंडर ही आती हैं, स्टेट की डेफिनेशन के अंडर ही आती हैं। यानी कहने का मतलब ये पांचों जो हैं ये स्टेट के अंडर आती हैं और इन्हीं के एक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है फंडामेंटल राइट में। ये ही लोग अगर कोई एक्शन लेंगे जो कि किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया करेगा तो इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बार बार पार्ट 3 में स्टेट शब्द का जो जिक्र कर रहे हैं तो वो स्टेट बेसिकली है क्या, वो स्टेट को आप डिफाइन कीजिए। तो आर्टिकल 12 में उसी स्टेट को डिटेल में डिफाइन किया हुआ है कि स्टेट है क्या। स्टेट है भारत की सरकार, भारत का संसद, राज्य की सरकार, राज्य का संसद, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कोई भी स्टैचुरी, नॉन स्टैचुरी बॉडी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्राइवेट मेंबर भी इसी के अंडर आएंगे। प्राइवेट मेंबर भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है आपके स्टेट की डेफिनेशन और आर्टिकल 12 में इसकी प्रोविजंस दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 13 में बोला हुआ है एनी लॉ, कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट with the fundamental right shall be declared void, shall be declared void। कोई भी लॉ, कोई भी कानून जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, यानी जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उसको हम वॉइड डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पर प्रोविजन आती है जुडिशियल रिव्यू की। बड़े ही ध्यान से फोकस करना है। आर्टिकल 13 में बोला हुआ है, हमारे संविधान में कहीं पर भी जुडिशियल रिव्यू का जिक्र नहीं है, बट आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 ये दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर आप कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उस कानून को हम क्या कर देंगे? वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। आर्टिकल 32 को बोला जाता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून आता है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आइए। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या आपका कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट देखता है कि आपका कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या नहीं, तो वो क्या हो गया? जुडिशियल रिव्यू हो गया। तो इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू की प्रोविजन सीधी सीधी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, बट जुडिशियल रिव्यू की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 13 और 32 से हमें डायरेक्टली पता चलती है। आई रिपीट, आर्टिकल 13 बोलता है अगर आपका कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है
तो उसको हम वॉइड डिक्लेयर करते हैं, खारिज करते हैं। आर्टिकल 32 बोलता है अगर आपका लॉ फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर करता है सीधा सुप्रीम कोर्ट आइए, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि आपका लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या नहीं करता है। तो इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, बट आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 ये दोनों मिलकर इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आपके लॉज की फंडामेंटल जुडिशियल रिव्यू होगी। किसके द्वारा होगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगी, हाई कोर्ट के द्वारा होगी। तो इसका मतलब कोई भी कानून, एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? वॉइड। अब इसमें ये जो वर्ड है लॉ, तो आप उस लॉ वर्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? तो लॉ आता है कोई भी परमानेंट लॉ, कोई भी परमानेंट कानून जो कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर लेकर आती है, कोई भी परमानेंट लॉ जो कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लेकर आती है। प्लीज डोंट माइंड दैट नॉइज, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, लॉ क्या होता है? कानून आता है जो कि कोई भी परमानेंट लॉ आपकी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बना रही है, पहली बात। कोई भी टेम्पररी लॉ, बेसिकली टेम्पररी लॉ कौन से होते हैं? ऑर्डिनेंसेस जो प्रेसिडेंट या गवर्नर पेश करते हैं। तो कोई भी अगर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस होती है, तो इसका मतलब चाहे कोई टेम्पररी लॉ हो, चाहे प्रेसिडेंट चाहे कोई परमानेंट लॉ हो, या इसके अलावा कोई ऑर्डर्स हो, या कोई नोटिफिकेशन जारी की जाए पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर कोई बाय लॉज हों, कुछ भी हो, इसके अलावा कोई भी एक्शन हो, ये सभी किसी के अंडर आते हैं? लॉज के अंडर आते हैं। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ पास कर रहा है, प्रेसिडेंट या गवर्नर ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया, कोई नोटिफिकेशन आई, कोई ऑर्डर आया, कोई बाय लॉ आया, कोई भी ऐसी चीज़ आई, ये सभी लॉ के अंडर ही आते हैं। और ये सभी चीज़ें अगर इनमें से एक भी चीज़ फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है या वायलेट करती है, तो उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 12 में क्या है? स्टेट को डिफाइन किया गया है जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर बार बार यूज की गई है। आर्टिकल 13 में बोला है कि अगर वो स्टेट कोई भी ऐसा आर्टिकल लेकर आती है, सॉरी, आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है जो कि फंडामेंटल राइट में हमने बार बार यूज किया है। आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर वो स्टेट कोई भी ऐसा लॉ लेकर आती है जो कि फंडामेंटल राइट की ब्रीच करता है, तो हम उसको क्या कर देंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल 12 और 13। नाउ देखिए आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 बोलता है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी सिटीजन्स को मिलेंगे, बट उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन और किस किस के ऊपर? तो जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो आपकी पुलिस फोर्सेस हैं, कोई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, या कोई भी इसकी एनालॉगस सर्विसेज हैं। तो अगर ये जितनी भी सर्विसेज हैं इनको सभी फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते, इनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट्स होते हैं। क्यों? ड्यू टू सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। भारत की सिक्योरिटी के लिए भारत की जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, आर्म्ड, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, इन सब के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। ठीक है, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू स्पीक, ये इनके पास नहीं होते, कुछ भी ये एक्सप्रेस, कुछ भी ये बोल नहीं सकते। तो इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं वो उनका जिक्र कहाँ पर है? आर्टिकल 33 के ऊपर अंदर। आर्टिकल 33 में क्या है? जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी और एनालॉगस सर्विसेज, इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती है वो कहाँ पर आती हैं? आर्टिकल 33 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 34 में। जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस
इम्पोज्ड इन सर्टेन एरिया, किसी एरिया के अंडर, ड्यू टू मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? मिलिट्री रूल। अगर किसी एरिया के अंदर मिलिट्री रूल लगा हुआ है, यानी कि जिसको आप बोले जाते हैं फौज का जो रूल होता है, जो मिलिट्री आ जाती है उस एरिया के अंदर, किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है, बहुत होता है ऐसा इंडिया में, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है ऐसा। तो जब मिलिट्री लॉ लगता है या मार्शल लॉ लगता है, तो उस समय भी उस एरिया में रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स उनके जो हैं वो नॉन जस्टिसेबल कर दिए जाते हैं। तो वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 34 में दिया हुआ है। आर्टिकल 33 में है जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इन फोर्सेस की, इन लोगों की। और आर्टिकल 34 के अंडर है जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है फंडामेंटल राइट के ऊपर मार्शल लॉ की वजह से, तो वो आती है आर्टिकल 34 में। नेक्स्ट आती है आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 बोलता है कि अगर कोई भी आपको ऐसा लॉ बनाना है जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करेगा, तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। ठीक है, तो क्या एनी लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, कोई भी लॉ जो कि रिलेटेड होगा फंडामेंटल राइट्स के, फॉर इट्स इन्फोर्समेंट, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए। तो एनी लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट के रिलेटेड होगा उसकी इन्फोर्समेंट के लिए, तो उसकी पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। ये दिया जाता है आर्टिकल 35 में। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आर्टिकल 12 में आता है स्टेट की डेफिनेशन, जो कि बार बार हम फंडामेंटल राइट में यूज करेंगे। आर्टिकल 13 बोलता है कि वो स्टेट अगर कोई भी कानून लेकर आती है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, तो उसको हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, खत्म कर देंगे। आर्टिकल 33 बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये डिफेंस फोर्सेस की, ये रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, इनको सभी फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। आर्टिकल 34 डिस्क्राइब करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी सर्टेन एरिया में वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे जहां पर कि मार्शल लॉ या मिलिट्री का रूल लगा हुआ होगा। और आर्टिकल 35 बोलता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कौन लेगा? वो पार्लियामेंट लेगी और लेजिस्लेचर नहीं लेगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जितने भी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बड़े ही डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।